हाय। बहुत बार ऐसा हमारी जिंदगी में मौका आता है जब हम बिल्कुल डिसअपॉइंट फील करते हैं या बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं या बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब हमारे लाइफ में कुछ नहीं बचा। रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक फेल्योर इन बिजनेस, फेल्योर इन जॉब, फेल्योर इन रिलेशनशिप, फेल्योर इन एनी रीजन। किसी भी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि अब हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स। इन सच ए सिचुएशन, ऐसे हालात में मोटिवेशनल स्टोरीज एंड थॉट्स ये बहुत काम आती हैं, विच फ्यूल्स आवर माइंड विद द पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन। और ये हमें इंकरेज करती हैं कि हम अपने आप को फिर से रीबिल्ड करें और दोबारा से अपना जो भी काम है वो स्टार्ट करें। हाय, माय नेम इज दिलशाद एंड यू आर वाचिंग डीए मोटिवेशन। आज मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने ये चीज पूरी दुनिया को बताया कि अगर आदमी शरीर से विकलांग है और मन और तन से वो दृढ़ विश्वास रखता है कि वो कुछ कर सकता है तो वो बिल्कुल कर लेगा। बट अगर उसने अपने दिल और दिमाग में विकलांगता बैठा ली है तो वो कभी कुछ नहीं हासिल कर सकता। आज मैं बात करने जा रहा हूं अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने सिर्फ ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये मैसेज रखा कि आपके अगर अंदर इच्छा है तो आप जो भी चाहेंगे वो हासिल कर लेंगे। अरुणिमा यूपी के अंबेडकर नगर से और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। अरुणिमा के पापा आर्मी में थे और मम्मी हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करती थी। अरुणिमा की एक बड़ी सिस्टर और एक छोटा भाई। अरुणिमा स्टडी में अच्छी बट स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी। शी वॉज नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी और फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलती थी। अरुणिमा की कुछ हॉबीज उन्हें बिल्कुल यूनिक बनाती है। अरुणिमा की स्पिरिचुअल फीलिंग बहुत अच्छी थी। वो अपने मन को शांत करने के लिए विवेकानंदा के थॉट्स को फॉलो करती थी। शी वॉज द फॉलोअर ऑफ विवेकानंदा। उन्हें युवराज सिंह की स्टोरी बहुत पसंद थी बिकॉज युवराज सिंह कैंसर की लड़ाई लड़ने के बाद वो किस तरीके से उन्होंने अपनी इस बीमारी को ओवरकम किया, उसके बाद दोबारा वो क्रिकेट खेलने लगे, ये चीज अरुणिमा को बहुत पसंद थी। अरुणिमा को चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनकी स्टोरी भी बहुत मोटिवेट करती थी। ये सारे फैक्टर मिला के अरुणिमा को एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाते थे। और जो घटना अरुणिमा के साथ ट्रेन में घटी और उसके बाद जो वो रिकवर कर पाई, ये सारी उनकी हैबिट थी जिसकी वजह से वो रिकवर कर पाई। अरुणिमा स्टडी में भी बहुत अच्छी थी और स्पोर्ट में भी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो CISF ज्वाइन करना चाहती थी। अरुणिमा स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी और वो CISF ज्वाइन करना चाहती थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और उसी के एग्जाम के लिए वो 12 अप्रैल 2011 को रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे उन्होंने लखनऊ से ट्रेन बोर्ड किया दिल्ली के लिए। नेक्स्ट डे उनका पेपर था और वो जनरल कंपार्टमेंट में ट्रेवलिंग कर रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनरल कंपार्टमेंट में सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है और भीड़ बहुत ज्यादा होती है। उस सिनेरियो में उन्हें एक सीट मिल गई और वो किसी कोने की सीट पे बैठी हुई थी और तकरीबन रात 1 से 1:30 के बीच में उनके कंपार्टमेंट में कुछ गुंडे टाइप के लोगों ने एंट्री की और वो रॉबरिंग करना चालू कर दिया। लोगों से उनके वैल्यूएबल सामान को स्नैच करने लगे। अरुणिमा ने एक गोल्ड चैन पहना हुआ था और जब वो अरुणिमा के पास आए तो चूंकि अरुणिमा के अंदर एक आर्मी की स्पिरिट थी, एक स्पोर्ट वुमेन थी, तो अरुणिमा ने इस चीज का विरोध किया और वो अपने आप को सिक्योर करना चाहती थी। बट इस दौरान वो चूंकि 4 या 5 गुंडे थे, उन्होंने उठा के अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और ठीक उसी टाइम पे अनदर ट्रेन वाज क्रॉसिंग, एक दूसरी ट्रेन भी उस पैरेलल ट्रैक पे आ रही थी और वो उस ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई, जिसकी वजह से
उनका पैर दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गया और उनका पैर वहीं कट गया और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई और उन्हें रात भर उसी ट्रैक पे पड़े रहना पड़ा। रात 1:30 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक तकरीबन वो उसी तरीके से उसी कंडीशन में ट्रैक पे पड़ी रही और अप्रॉक्स 49 ट्रेन्स उस ट्रैक से गुजरी और पूरी रात अरुणिमा कहारती रही उस ट्रैक पे और उनके घाव इस कदर थे, पूरे शरीर में ब्लड निकल रहा था। उनको चूहे उनके जख्म को आके कुरेद रहे थे। सो बैडली शी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, इवन दो दिमाग उनका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा था, बट शी वॉज नॉट एबल टू मूव अ सिंगल स्टेप। वो बिल्कुल इधर से उधर भी मूव नहीं कर पा रही थी। जब सुबह होने लगी, भोर में 5 या 6 बजे के तकरीबन, गांव वालों ने देखा। फिर गांव वाले उनको उठा के वहां के लोकल हॉस्पिटल में लेके गए, पर लोकल हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर इन्हें तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पे इनको तुरंत ऑपरेट करना था, इनको ऑपरेशन करना था। इनके पैर की हालत बहुत खराब थी, पर उस हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया की फैसिलिटी नहीं थी और इनका ब्रेन काम कर रहा था। शी वॉज एबल टू लिसन एवरीथिंग कि डॉक्टरों के बीच में क्या बात चल रही है। डॉक्टरों को इन्होंने खुद बोला कि अगर आप मेरी लाइफ बचाना चाहते हैं तो आप मेरे पैर को काट सकते हैं विदाउट एनेस्थीसिया। इट मीन्स कि अगर पेनलेस जो ऑपरेशन होता है वो एनेस्थीसिया से होता है, और विदाउट एनेस्थीसिया हाउ इट इज पॉसिबल अ वुमन कैन एग्री। कैसे एक लड़की एग्री कर सकती है कि उसका पैर काट दिया जाए और विदाउट एनेस्थीसिया। अरुणिमा ने इस बात को एग्री किया और उसके इस साहस को देख के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के 2 लोगों ने अपना खुद का ब्लड, क्योंकि उस वक्त अरुणिमा को बहुत जरूरत थी, 2 लोगों ने अपना एक यूनिट ब्लड दिया। और फिर ये बात धीरे धीरे मीडिया में आने लगी कि अरुणिमा का एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। और वहां से बरेली से जब ये खबर पूरे न्यूज में और मीडिया में पहुंची तो फिर अरुणिमा को वहां से एम्स हॉस्पिटल में रिफर किया गया। जब लोगों को ये पता चला कि ये नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर है और उसके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर उसे एम्स में एडमिट कराया गया। जिस टाइम पे अरुणिमा का ट्रीटमेंट एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था, एट दैट टाइम शी वॉज इन डिलेमा। वो बिल्कुल कंफ्यूज थे कि अब उसके जिंदगी में क्या होगा, क्योंकि शी वॉज ए नेशनल लेवल प्लेयर बट उसके पांव कट चुके थे। शी वॉन्ट टू गो इन द CISF जॉब, वो जॉब में जाना चाह रही थी, बट नाउ शी इज नॉट एलिजिबल एंड शी वॉज इन सो डिलेमा, शी वॉज सो कंफ्यूज कि अब उसकी जिंदगी में होगा क्या। इन बिटवीन बट उसके बहनोई, उसके जीजा जी, ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव और वो ही प्लेड अ रोल एज ए फादर। उन्होंने बहुत कायदे से पूरे घर को संभाला, अरुणिमा को भी संभाला, बिल्कुल एक पिता तुल्य उन्होंने काम किया, बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी इंडियन रेलवे की तरफ से कि अरुणिमा विदाउट टिकट ट्रेवलिंग कर रही थी और जब उसने टीटी को आते हुए देखा तो वो वहां से रन अवे हुई और वहां से वो कूद गई ट्रेन से, जो कि इट वॉज ए फॉल्स, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन थी इंडियन रेलवे की तरफ से। इस चीज का खंडन और विरोध किया अरुणिमा ने और उसे बहुत अफसोस भी हुआ कि आज मेरी कंडीशन ये है और मेरे बारे में लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अरुणिमा के जीजा जी ने इस चीज का बहुत कड़ा विरोध किया, मीडिया में आके बताया और फिर इसके बाद इसकी इंक्वायरी भी हुई और सीसीटीवी फुटेज वगैरह जब चेक किया गया तो पता चला कि अरुणिमा सही बोल रही है, उसने टिकट परचेज किए थे। और फिर कुछ दिन बाद
इंडियन रेलवे ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अरुणिमा को जॉब भी ऑफर किया और कंपनसेट भी किया। और फिर कुछ ही दिन बाद फिर सीआईएसएफ ने भी एक जॉब का ऑफर किया अरुणिमा को। जब यह खबर पूरी तरीके से मीडिया में क्लियर हो गई कि अरुणिमा बिल्कुल सही है, वो झूठ नहीं बोल रही, उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ है, कुछ गुंडों ने किया है या फिर गलती कहीं ना कहीं रेलवे डिपार्टमेंट की भी है जो सुरक्षा नहीं दे पाई कायदे से, तो फिर वहां पे हॉस्पिटल में कुछ सेलिब्रिटीज वगैरह भी आने लगे, कुछ एनजीओ भी आने लगे और वहीं दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ ने उन्हें प्रोस्थेटिक लेग भी प्रोवाइड कराया, जो कि आर्टिफिशियल लेग प्लास्टिक का होता है पैर में बांधने के लिए, वो वहां पे दिया गया अरुणिमा को। और शहनाज हुसैन ब्यूटिशियन वो भी गई, उन्होंने भी मुलाकात की और कुछ सामान वगैरह दिया। इसी बीच अरुणिमा का ट्रीटमेंट चलते हुए 4 महीने होने वाले थे और एक रोज न्यूज़पेपर में उनके जीजाजी ने पढ़ा कि एक आर्टिकल पढ़ा, उनके जीजाजी ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा कि डिफरेंट वे टू क्लाइम द माउंटेन, एक दूसरे तरीके से माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश की ट्रेनिंग। ये आर्टिकल उन्होंने पढ़ा और उन्होंने मजाक में अरुणिमा से पूछा कि अरुणिमा तुम माउंटेन पे जाओगी क्या? हाउ इमेजिन एक लड़की जिसका एक पैर कट चुका है, दूसरे पैर में रॉड पड़ा हुआ है और उसके शोल्डर और बैक भी डैमेज हो चुकी है, उससे ये सवाल पूछा गया कि क्या तुम माउंटेन पे चढ़ना चाहोगी क्या? ऑल्दो इट वॉज अ जोक, बट अरुणिमा ने एक चीज सोची और वो थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो गई और उसने सोचा कि इज इट पॉसिबल, अगर मैं नहीं करती हूं तो फिर क्या होगा और अगर करती हूं तो क्या होगा। इट मीन्स कि अगर मैं नहीं करती हूं तो वही नॉर्मल सा जॉब होगा, जो भी नॉर्मल ब्यूटिशियन वगैरह का काम होगा वो करेगी, या फिर कढ़ाई बिनाई सिलाई ये सब में रह जाएगी वो। या तो अगर वो माउंटेन पे चली जाती है और वो अपना टारगेट हासिल कर लेती है तो उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आएंगे। ये चीजें वो काफी देर तक सोचती रही और काफी देर सोचने के बाद उसने अपने जीजा जी से कहा यस आई विल ट्राई। बट उसके जीजा जी ने ये बात मजाक में कही थी और काफी देर तक ये बातें चली और कुछ दिन बाद, एटलीस्ट 3 से 4 दिन बाद, जब ये खबर घर वालों और रिश्तेदारों को मिली तो उन्होंने इस बात का कंडेम किया कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी हालात ऐसे नहीं है कि तुम माउंटेन पे जा सको। इवन कि दिस इज नॉट श्योरिटी कि यू आर गोइंग टू वॉक ए सिंगल स्टेप। अभी तुम खड़ी होने की कंडीशन में नहीं हो, तुम पहाड़ों पे कैसे चढ़ोगी? अभी ये चीज कहना बेवकूफी है। अभी बी प्रैक्टिकल, अभी दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। अभी ये काम तुम नहीं कर सकती, प्लीज इस चीज को अभी दिमाग से निकाल दो। ये सारी बातें लोगों ने कहना चालू कर दिया था। इवन कि कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली यहां तक कह दिया कि तुमने सिर्फ अपना पैर नहीं खोया है, अपना दिमाग भी खो दिया है और तुम पागल हो गई हो। इस तरीके की बातें भी होने लगी थी। बट उसने एक चीज ये ठान ली थी कि अगर मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाती हूं तो मुझे जो कहना है समाज को वो मैं कह पाऊंगी, अदरवाइज मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। ये उसने बिल्कुल मन बना लिया था कि अब मुझे चढ़ना है। अरुणिमा को इस बात का एहसास था कि उसने जो कमिटमेंट किया है माउंट एवरेस्ट पे जाने का, दैट इज नॉट ए किड्स गेम, वो बच्चों का गेम नहीं है, दैट इज वेरी हार्ड। उसे इस बात का एहसास था और फिर उसने ये जानने की पूरी कोशिश की कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसने जब सर्च मारना शुरू किया तो उन्हें बजेंद्र पाल का पता चला, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था। अरुणिमा अब बजेंद्र पाल से मिलना चाहते थे। उन्होंने कांटेक्ट निकाला, उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया कि शी वांट टू गेट द ट्रेनिंग फ्रॉम योर। बजेंद्र पाल ने उनको बोला कि जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना आप हमारे पास आना, फिर भी जो भी होगा बातें देखेंगे कैसे हो सकता है। आफ्टर 4 month ट्रीटमेंट अरुणिमा जब हॉस्पिटल से निकली, एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, वो अपने घर ना जाके उसने डायरेक्ट ट्रेन पकड़ी उत्तरकाशी के लिए और डायरेक्ट वो बजेंद्र पाल जी के पास चली गई। बजेंद्र पाल जिनका ऑफिस 2nd फ्लोर पे था,
वो किसी तरीके से धीरे धीरे बैसाखी और किसी चीज के सहारे वो चढ़ती गई, और जब उनके ऑफिस में पहुंची तो उसके घाव से खून निकल रहा था। इस चीज को देख के बजेंद्र पाल बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने पूछा कि इस हालात में आने की क्या जरूरत थी। तो अरुणिमा ने बोला कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है और मुझे उसकी ट्रेनिंग चाहिए। और बजेंद्र पाल इस चीज को देख के कि अरुणिमा इतनी हिम्मत दिखा के उनके ऑफिस तक पहुंची और हालात ऐसे हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं पाई, और बजेंद्र पाल ने सिर्फ ये बोला कि बेटा, आपने मेरी नजर में माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है, अब बस सिर्फ समाज की नजर में आपको ये चीज फतेह करना बाकी है। आप जिस हालात में आए हो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। फिर बजेंद्र पाल जी ने ये बताया कि देखो, आपके हालात ऐसे हैं, अभी मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं अपनी जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो आपसे नहीं लूंगी, बट इसके बावजूद भी आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग का कॉस्ट और पूरा जो भी टारगेट अचीव करना है वहां से नीचे आने तक के पूरे खर्चे लगभग 40 से 50 लाख रुपए का है। अब ये कैसे पूरा होगा? तो फिर अरुणिमा फिर से सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। और हकीकत यह है कि ऐसी ही जगह पे कोई भी कॉमन आदमी वो जाके हिम्मत हार जाता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। और बहुत से लोग एक्सक्यूज देते थे कि हमारे पास रिसोर्स नहीं था, हम नहीं कर पाए। बट अरुणिमा ने यहाँ पे भी हिम्मत दिखाई। उसने कहा कि मैं ऊपर चढ़ना चाहती हूँ माउंटेन पे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बट मैं स्पॉन्सर सर्च करूंगी, तो हो सकता है कि मुझे कोई फाइनेंस कर दे। कोई भी अगर स्पॉन्सर मिल गया तो ये पॉसिबिलिटी है। और मैं खुद फर्म डिटरमाइंड हूं कि मैं ये काम कर जाऊंगी। बट इट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी कंपनी अरुणिमा पे क्यों खर्च करती? क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में कोई भी विकलांग अभी तक माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं कर पाया था। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था, कोई भी कंपनी फाइनेंस नहीं कर रही थी। बट फाइनली जब अरुणिमा और बजेंद्र पाल दोनों लोगों ने मिलकर कोशिश की, बट फाइनली एक कंपनी मिली जिन्होंने अरुणिमा को फाइनेंस करने की बात मानी, और दैट वाज टाटा स्टील। टाटा स्टील रेडी हो गई कि वो अरुणिमा को फाइनेंस करेगी, और 50% अमाउंट अप्रॉक्स 25 लाख उन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया ट्रेनिंग करने के लिए। अब माउंट एवरेस्ट की ट्रेनिंग अरुणिमा की चालू हो चुकी थी, और ये बहुत ही टफ ट्रेनिंग थी, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के लिए ट्रेनिंग सिर्फ 8 से 10 महीने की होती है, पर अरुणिमा के लिए पूरे 2 साल की ट्रेनिंग बन गई। और जब वो फाइनल दिन आया कि जब उन्हें माउंट एवरेस्ट पे जाना है, ठीक 2 साल के बाद उन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की, और फ्रॉम रोड टू द माउंटेन एवरेस्ट टॉप, ये टोटल 52 दिन की जर्नी होती है, 52 डेज की, और इसमें अप्रॉक्स 8,848 फीट की ऊंचाई पे जाना होता है। और जब अरुणिमा ने रोड से बेस कैंप तक जाने की शुरुआत की, तो जहां पे नॉर्मल ये 2 से 2.5 घंटे लगते थे आम आदमी को, अरुणिमा को 5 से 6 घंटे लग रहे थे। फिर भी अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी और ये काम उसने जारी रखा। और जब वो बेस कैंप तक पहुंचे, बेस कैंप के बाद जब वो ऊपर की चढ़ाई चढ़ने लगे, तो चूंकि ऊपर जो बर्फ थी वो काफी हार्ड होती है, बिल्कुल हार्ड बर्फ थी, जिसमें अरुणिमा का प्रोस्थेटिक लेग वो बिल्कुल घूम जाता था। उसे चढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी प्रोस्थेटिक लेग की वजह से। बट अरुणिमा ने वहां भी हिम्मत नहीं हारी और किसी तरीके से पूरी टीम के साथ वो चलती रही, और जो साउथ पोल है, यानी कि जो 4th कैंप है, वहां तक का सफर उसने किसी तरीके से पूरी टीम के साथ कंप्लीट किया। और नॉर्मली होता क्या है कि जो भी माउंटेन क्लाइंबर होते हैं वो इस सफर को रात में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वेदर शांत होता है, हवाएं कम चलती हैं। रात में जब वो 4th कैंप से बाहर निकले और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया, तो वहां पे अरुणिमा को बहुत डर लगा, क्योंकि उसने जब चारों तरफ निगाह घुमाई तो उसे सिर्फ वहां पे लाशें ही दिखी, क्योंकि उस लेवल पे जाके
उस ऊंचाई पे जाके लोगों की हिम्मत हार जाती है और वहां पे लोगों के ऑक्सीजन खत्म होने लगते हैं और काफी लोग तो सिर्फ फोर्थ जो पोल होता है, जो फोर्थ कैंप होता है, वहीं से वापस हो लेते हैं। बट उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और वो वहां से भी ऊपर जाने की कोशिश करती रही। और उनका जो गाइड था शेरपा, वो हालांकि अरुणिमा को मना कर रहा था कि अरुणिमा वापस आ जाओ, अब यहां से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। अरुणिमा को शेरपा ने बताया कि अब आगे का रास्ता जो है वो डेथ जोन कहलाता है, क्योंकि मैक्सिमम डेथ इसी एरिया में होती हैं। बट अरुणिमा ने हिम्मत नहीं हारी और उसने कहा कि नहीं, मुझे ये चीज क्रॉस करनी है। और जब वो उस रास्ते जा रही थी और वो जिधर भी नजर घुमाती उसे सिर्फ लाशें ही दिखती। और अप्रॉक्स गवर्नमेंट के अनुसार अप्रॉक्स 450 to 500 डेथ हो चुकी हैं उस लोकेशन पे। और अरुणिमा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और वो ऊपर चढ़ती गई और पीछे से सपोर्ट में शेरपा था जो उसे थोड़ा बहुत गाइड करता रहा। अरुणिमा जब अपने फोर्थ कैंप से ऊपर जा रही थी और वो जब अपने चारों तरफ सिर्फ लाशें देख रही थी, तब उसकी रोप में जो रस्सी पकड़ के जिसके सहारे वो चढ़ रहे थे, आगे की रोप में एक ऐसा मंजर उसने देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। और वहां पे उसने सोचा कि अब क्या होगा। उसके आगे की रोप में एक बांग्लादेशी बंदा, एक बांग्लादेशी लड़का, उसकी नजरों के सामने उसकी डेथ हो रही थी। अब वो उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था जिसकी वजह से वो कराह रहा था। उसके सामने, उसकी आंखों की नजरों के सामने उस बंदे ने दम तोड़ा। अब कैन यू इमेजिन कि अरुणिमा ने अपना एंकर निकाला और उसके एंकर के आगे, इट मीन्स कि उसकी लाश को क्रॉस करके वो आगे गई और फिर वहां से आगे बढ़ना चालू किया। शेरपा उसको मना कर रहा था कि अरुणिमा मत जाओ, आगे और भी दिक्कत आ जाएंगी और तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। पर अरुणिमा ने नहीं माना और वो ठान चुकी थी कि मैं ऊपर जाके रहूंगी। हैलरी टॉप आता है जो कि एक ऐसा कह सकते हैं कि 5वां स्टेप होता है। उस पे पहुंचने के बाद अरुणिमा ने अपने थापा से कहा कि अब आप हमारी फोटो खींचो। और अरुणिमा ने हैलरी टॉप पे पहुंच के एक फोटो खिंचवाया और उसके बाद फिर वो ऊपर गई। और बिल्कुल जहां पे एवरेस्ट का समिट है वहां पे पहुंचने के बाद अरुणिमा ने पहले पूजा की, पहले अपना तिरंगा झंडा फहराया और अब शेरपा से कहा कि आप प्लीज हमारी फोटो खींचो, ताकि अगर मैं वापस नीचे ना जा पाऊं तो एटलीस्ट मेरे देशवासियों को यह पता चल जाए कि हाँ, आखिर मैंने यहां तक झंडा फहरा दिया है, यहां पे आकर झंडा फहरा दिया है। और प्लीज मेरी एक वीडियो भी बनाओ और इसे सर्कुलेट करना ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि मैं यहां तक पहुंच चुकी हूं। और शेरपा बिल्कुल मना कर रहा था, ही वॉज एंग्री। उसने मना कर दिया था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, प्लीज जल्दी करो क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल खत्म हो रहा है। पर अरुणिमा चूंकि ठान चुकी थी और वो ऊपर पहुंच गई थी और शी वॉज सो हैप्पी, तो उसने पहले अपने भगवान को याद किया, भगवान शंकर को याद किया और पहले मन को शांत रखा और फिर उसने झंडे के साथ फोटो खिंचवाया और फिर वहां से फिर उसने रिटर्निंग चालू की, वहां से वापस आना चालू किया। और बट एक स्टोरी, एक ट्विस्ट यहां पे आया कि जब वो नीचे आ रही थी उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म सा हो गया था। इवन कि शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, उसका प्रोस्थेटिक लेग निकल गया था, वो चल नहीं पा रही थी। बट कहते हैं ना कि ऊपर वाला अच्छा भी उसी के साथ करता है जो अच्छा होता है। कुदरत उसी का साथ देती है जो खुद का अपना साथ देता है। ऐसा ही कुछ मिरेकल हुआ अरुणिमा के साथ। जब वो नीचे उतर रही थी उसका प्रोस्थेटिक लेग निकल चुका था, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, उसके हाथ जमने लगे थे और उसका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया था। ठीक उसी टाइम पे एक ब्रिटिश क्लाइंबर जो कि उस डेथ जोन में जाके फंस गया था, उसके पास 2 सिलेंडर थे, उसने एक सिलेंडर वहीं फेंका और दूसरे सिलेंडर के सहारे वो नीचे वापस उतरने लगा। और अरुणिमा के शेरपा ने ये चीज देखी कि वहां पे एक सिलेंडर पड़ा हुआ है
अरुणिमा को उसने तुरंत एंकर किया, रस्सी से बांधा और तुरंत जाके वो सिलेंडर लेके आया और उसने अरुणिमा को वो सिलेंडर दे दिया। और वो सिलेंडर लगाने के बाद अरुणिमा को थोड़ी बहुत सांस आने लगी और वो किसी तरीके से फिर नीचे आने की कोशिश करने लगी। इवन कि उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी, पर वो धीरे धीरे घसीटते हुए किसी भी तरीके से नीचे आई। और जब वो अपने बेस कैंप तक पहुंची तो लोगों, जब उसने जिप खोला तो लोगों ने कहा कि अरुणिमा तुम जिंदा हो, हमें तो लगा कि तुम बचोगी ही नहीं। और जब अरुणिमा को देखा, जिस हालत में भी देखा, लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि अरुणिमा ने ये कारनामा कैसे कर दिया। और इसके बाद अरुणिमा जब वापस आई तो लोगों ने उसका वेलकम किया और उसे बहुत सम्मानित किया। सरकार ने उसे बहुत प्राइज दी, बहुत इनाम दिया। आगे चल के उसे भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। मगर क्या अरुणिमा ने यहीं पे अपनी स्टोरी समाप्त कर दी थी? नहीं, अरुणिमा ने फिर इसके बाद ठाना कि वो दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट पे जो भी हाई पीक है उसे कवर करेगी। जनवरी 2019 ये वो डेट थी जब अरुणिमा ने 7 कॉन्टिनेंट को कवर किया और लास्ट जो अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट था उस पीक को भी उसने कवर किया। अरुणिमा की इस मोटिवेशनल स्टोरी सुन के मुझे सिर्फ एक शेर याद आता है कि काम करो कुछ ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस तरह कि एक मिसाल बन जाए। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी आप सबके लिए है। अब प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ 2 मकसद है। एक तो आपको मोटिवेट करना और दूसरा आपको इससे जुड़ी हुई जो भी नॉलेज है वो मिल सके। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड प्लीज कमेंट in the comment box section. Thanks for watching this video.